नमस्कार। कक्षा 6 पाठ हमारे चारों ओर वायु का यह अंतिम भाग 3 है। आशा करती हूँ कि आप सबने इससे पहले भाग 1 एवं भाग 2 अवश्य देख लिया होगा। अगर किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देख सकते हैं या वीडियो के नीचे लिंक को खोलकर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से यह जान लिया है कि वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है और इसके साथ ही वायु जल में भी है और मिट्टी में भी वायु होती है। आज हम जानेंगे कि वायु किससे बनी है और वायु के मुख्य संघटक कौन कौन हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु के मुख्य संघटक इस प्रकार हैं: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण एवं कुछ अन्य गैसें। आइए हम एक एक करके इन अवयवों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है, अर्थात यदि ऑक्सीजन ना हो तो जलने की क्रिया स्वतः ही बंद हो जाएगी। आइए हम इसे एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखेंगे। मैंने एक मोमबत्ती लिया है। अब मैं इसे जलाऊंगी और एक गिलास से उलटकर ढक दूंगी। आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जलती हुई मोमबत्तियों का क्या हुआ। क्या मोमबत्तियाँ जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं? आपने देखा कि मोमबत्ती बुझ गई है। मोमबत्ती का जलना निश्चय ही वायु के किसी अवयव की उपस्थिति के कारण ही संभव है। जैसा कि हम जानते हैं, जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। ऑक्सीजन हमारे प्रयोग में लाए गए गिलास में सीमित मात्रा में उपस्थित होती है। यही कारण है कि जब यह ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा प्रयोग कर ली जाती है तो मोमबत्ती अधिक समय तक नहीं जल पाती है और बुझ जाती है। नाइट्रोजन, यह वायु के अवयवों में से एक है जो जलने में सहायक नहीं होते। यह वायु का एक बड़ा भाग होता है। वायु का तीसरा अवयव है कार्बन डाइऑक्साइड। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा उत्पन्न होने के कारण होती है, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव है कार्बन डाइऑक्साइड। पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जलने पर ऑक्सीजन का उपयोग कर मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसें बनाते हैं। वायु के चौथे अवयव का नाम है जलवाष्प। वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं।
क्या आपने सूर्य के प्रकाश में धूल के कणों का अवलोकन किया है? अगर आप ध्यानपूर्वक किसी छिद्र में से आते हुए सूर्य के प्रकाश को देखेंगे तो उनके बीच में कई छोटे छोटे चमकीले कण तेज़ी से घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये कण क्या हैं? वास्तव में ये धूल के कण होते हैं जो नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छन कर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण हमें चमकते हुए प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। वास्तव में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती है। शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण पाए जाते हैं। अंत में पाठ का सारांश इस प्रकार है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है वायुमंडल कहलाते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं।